Hello guys, welcome to our YouTube channel Quiz 20. We will cover today PPSC Mains पेपर 1 सेक्शन 3 स्टेटिस्टिक्स। आज हम लोग कवर करेंगे स्टेटिस्टिक्स पार्ट जो कि PPSC मेंस के पेपर 1 में सेक्शन 3 में पूछा जाता है, ठीक है, जिसको डाटा इंटरप्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 36 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे 72 मार्क्स के। ये 72 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में हमें 1-2 साल लग जाते हैं, बट ये हम 1-2 दिन पढ़ के, एग्ज़ाम्स कुछ दिन पहले पढ़ के हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें से हमारा एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरा थ्योरी है कि आप सबसे पहले ये वाला सेक्शन अटैम्प्ट करो, ठीक है, बिना और कोई सेक्शन देखे। उससे क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर रहेगा, आप कोई और चीज़ नहीं सोचोगे दिमाग में। जैसे कि सेक्शन 1 में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, करंट अफेयर क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो आप अपना जितना कंसनट्रेट इस पर रखोगे, जितना फोकस इस पर रखोगे, उतना अच्छा है। और कैलकुलेटर का यूज़ तो रहता ही है, तो आप सिंपल कैलकुलेशन कोशिश करें कि खुद से कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन में भी पेपर कैलकुलेटर ऐसे करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो आपको उससे बचना है, ठीक है। और क्या है, इसमें कैलकुलेटर का यूज़ कम करना है, मतलब जब ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं बड़े कैलकुलेशन में। और रिवाइज ज़रूर करना है, आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना है, भले 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए बट चलेगा, क्योंकि हमें 72 में एक भी मार्क्स फालतू के नहीं गंवाने। और अब जैसे कि इसमें नंबर कैसे लाते हैं, आपको आता तो है ही। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, प्रॉफिट परसेंट, एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, यही सब क्वेश्चन होता है। तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर देते हो तो उसमें नंबर चला जाता है। आपको स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। 6-7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 2-3 स्टेप तो मिनिमम लिखना ही है। उसका हो सके तो फॉर्मूला भी लिख दें। और जितना कोशिश करें कि जितना क्लीन क्लीन पेपर हो, ठीक है, एकदम थोड़ा भी कट्टम कुट्टी नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते ऐसे ऐसे कर दिया या काट दिया। क्लीनली सॉल्व करें, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं, कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगा और आपका नंबर भी आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम लोग इसमें हर साल के DI पेपर सॉल्व करेंगे, आप, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 4 से 5 साल के देख लोगे तो वो काफ़ी एक साल के पेपर के लिए। इसमें ग्राफ आते हैं मोस्टली, और पाई चार्ट जो कि हर साल आता है। पाई चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इसी तरह इसी में 2-3 कैटेगरी होते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। हमें वो सब जानने का कोई मतलब नहीं है, हमें बस कैलकुलेशन करना है, हमें बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन पढ़ना, देखना है कि क्या पूछ रहा है, और हमें उसके सॉल्यूशन लिखने हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला 69 के पेपर 69 के पेपर से शुरू करेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है, उसके बाद हम थोड़ी देर ग्राफ पे या टेबल पे जो भी दिया उस पर थोड़ी देर ध्यान देंगे कि क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया है। XYZ 3 कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद ये है यूनिट प्राइस पर यूनिट, एक साबुन साबुन बना रहे आइडेंटिकल शॉप्स। तो एक साबुन का दाम कितना है वो दिया हुआ है, और ये है टोटल सेल्स क्या है, सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, मतलब एक यूनिट का दाम है और कितना बिका है, यूनिट्स, जितना यूनिट्स बिका है उसको गुना कर देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह वाई में, इसी तरह जेड में, और हर साल का दिया है। हिंदी में देख लेते हैं, सेम वही चीज़ है। इकाई मूल्य मतलब प्रति इकाई, और बिक्री कितने में हुए ये लाख में दिया हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। कुल बिक्री इक्वल टू जितना में बेचेंगे विक्रय मूल्य इंटू बेची गई इकाई, जितना यूनिट्स हम बेच रहे हैं, जितनी इकाई बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सॉप इन द ईयर 2030। 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। तो प्रति इकाई में पूछा है, पर यूनिट, ठीक है। तो 2013 में देखो, एक्स का 7 है पर यूनिट प्राइस, वाई का 5 है, जेड का 8 है। तो देखो कुछ है इस क्वेश्चन में, टेबल दिया है, आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा डाटा है, क्या पूछा है सवाल में। और एवरेज क्या होता है, 7+5+8/3, ये तो होता है एवरेज, कि सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितना भी नंबर है। तो 3 नंबर था, तीनों का जोड़ दिया, अपन 3 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 20/3, ये हो गया एवरेज। बट इसी को लिखना है हमें, ताकि हमें नंबर मिले। 8 नंबर का है, ठीक है। तो हमें लिखना है कि इन 2013, 2013 का ही पूछा है ना, प्राइस ऑफ
शॉप पर यूनिट इज RS7। इसी तरह सॉरी एक्स नहीं लिखा, ऑफ एक्स इज RS7, ठीक है। इसी तरह ऑफ वाई इज RS8, इसी तरह जेड इज RS5, ठीक है। सो टोटल प्राइस इज RS7 + 8 + 5 = RS20, ओके। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं दोनों में तो नहीं लिख पाऊँगा, बोल ले सकता हूँ हिंदी में। इसलिए एवरेज प्राइस = एवरेज प्राइस ऑफ 3 कंपनीज, ऐसे लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि क्लियर हो कि हम 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड इज 20/3, ठीक है। इसको इक्वल टू करना है तो और भी कर सकते हैं, 6.66। ये रुपीज़ दिया रहता है मोस्टली, हम RS लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज। यही सब पूछता है यार, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज शेयर, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011, मतलब 2011 की तुलना में 2011 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो अगर 2011 में 100 बिका, 2012 में 80 बिका, ठीक है, तो कितने की कमी हुई, 20 की कमी हुई। इसी को परसेंटेज में पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, 20/100 × 100, मतलब 20% की कमी हुई। जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको नीचे रखते हैं। 2011 से कंपेयर करें तो 2011 के वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो अभी देखते हैं कि 2011 और 2012 में कितना दिया हुआ है एक्स के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। एक्स के लिए 2011 में ये डाटा है, 2012 में ये डाटा है। पूछा क्या है, यूनिट्स सोल्ड, इकाइयाँ, मतलब यूनिट सोल्ड कैसे निकलेगा। तो देखो सेल्स = बिक्री = विक्रय मूल्य इंटू बेची गई इकाई। तो ये बिक्री है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। जैसे देखो 3 लाख का सेल हुआ है, ठीक है, 3 लाख का सेल हुआ है और एक साबुन का दाम है 5 रुपया, एक साबुन का दाम है 5 रुपया। तो कितना साबुन बिका होगा, 60,000 साबुन बिका होगा, है कि नहीं। 60,000 साबुन बिकेगा तभी तो 3 लाख का बिक्री होगा। एक साबुन का दाम 5 रुपया है, एक साबुन का दाम 5 रुपया है। प्राइस ऑफ 1 शॉप इज RS5, सो वी रिक्वायर्ड 60,000 शॉप्स, देन इट विल बी इक्वल टू 3 लाख, ओके। सो हमें 3 लाख होने के लिए 60,000 साबुन बिक्री होनी चाहिए। इसी तरह 2012 में कितना होगा, 6 यहाँ पर दाम है, वहाँ पर 5 था, तो यहाँ से यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। 2012 में 50,000 यूनिट बिका है, 2011 में 60,000 यूनिट बिका है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो 2011 में इन 2011 सेल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू RS 3 लाख, प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू RS5, ओके। सो टोटल यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन प्राइस पर यूनिट। देखो हम ये फॉर्मूला लिख दिए जो कि दिया हुआ भी टेबल के ऊपर। तो इससे हमारा जो भी मान लो आधा नंबर उसका मन भी होता है काटने का कि इसने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो वो भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब लिख देना है = 3 लाख अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, 60,000। आप कोशिश करें कि हर जगह यूनिट वगैरह भी लिखते रहें, ठीक है। तो ये टोटल 60,000 यूनिट्स आ गया, किसके लिए, इन 2011। अब इसी तरह इन 2012 निकालना है, 2012 में सेल्स ऑफ एक्स = RS 3 लाख, सेल दोनों में सेम है, प्राइस पर यूनिट चेंज है, प्राइस पर यूनिट = RS6। सो टोटल यूनिट्स सोल्ड कितना हो जाएगा, 3 लाख अपॉन, फॉर्मूला में बार बार नहीं लिख रहे, = 50,000 यूनिट्स। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 60,000 यूनिट बिका है, यहाँ पर 50,000 यूनिट बिका है, तो डिक्रीज तो हुआ ही है। वो क्वेश्चन बोल भी रहा है डिक्रीज, बट परसेंटेज में डिक्रीज निकालना है।
तो पहले लिखेंगे सो डिक्रीज इन यूनिट्स सोल्ड इक्वल टू 60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000 10,000। ओके, अब परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 60,000 से कंपेयर कर रहे हैं, नीचे लिख देंगे 60,000 इंटू 100। ठीक है, ये आ गया 100/6% इक्वल टू 16.6% आंसर। 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन द टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013। तो 2013 में जितना भी यूनिट बिका है, ठीक है, उसमें से जेड का कितना बिका है। 3 कंपनी है, एक्स का कुछ बिका होगा मान लो 50, वाई का बिका होगा 30, जेड का बिका होगा 20 मान लेते हैं, ठीक है, 2013 में। तो जेड का कितना परसेंटेज होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे टोटल कितना बिका है, टोटल कितना बिका है 100, उसमें से जेड का कितना शेयर है, जेड कितना बिका है, जेड बिका है 20, ठीक है, इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 से गुना करते हैं। ये आपका टोटल यूनिट सोल्ड, ये है जेड का यूनिट सोल्ड, ये कट जाएगा, बच्चे कितना 20%। तो समझ में आ रहा है, जैसे कि टोटल 1000 यूनिट बिका है, जेड का 100 यूनिट बिका है, तो 100/1000 इंटू 100%, परसेंटेज के लिए यूनिट्स गुना करते हैं, ठीक है, ये बचेगा आपका 10%। तो जेड का इसमें 10% शेयर है। तो इसी तरह सवाल में मतलब ग्राफ में टेबल में देखते हैं कितना दिया हुआ है। 2013 ध्यान रखना है, 2013 में, ठीक है, 2013 में जेड का परसेंट, तो 2013 में जेड का परसेंट, 2013 में ये डाटा हटा देता हूँ, 2013 में ये डाटा है। तो पहले सबका, इसका यूनिट निकालना है, इसका यूनिट निकालना है, इसका यूनिट निकालना है, फिर जेड का शेयर निकालना है टोटल यूनिट सोल्ड में, ठीक है। तो लिखेंगे इन 2013 टोटल सेल्स ऑफ एक्स, जो कि अभी हम लोग ऊपर कर ही रहे हैं, इक्वल टू आर एस कितने है 3.5 लाख, ठीक है। प्राइस पर यूनिट इक्वल टू आर एस 3.7। सो टोटल यूनिट सोल्ड इक्वल टू 3.5/7, ये कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ हर जगह लिखना है, यहाँ पे लाख है तो लाख लिखना है यहाँ, ठीक है, आर एस ये 50,000 हो गया। इसी तरह फॉर वाई आपको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ठीक है, तीनों लाइन लिखना है। टोटल सेल्स इक्वल टू आर एस कितना है 4.5 और ये 4.5 लाख। प्राइस पर यूनिट इक्वल टू आर एस 5। सो टोटल यूनिट्स सोल्ड इक्वल टू आर एस 4.5 लाख अपॉन आर एस 5, 4.5/5, ये कितना हो जाएगा 90,000, ठीक है। इसी तरह जेड के लिए निकाल लेंगे, मैं तीनों लाइन नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। जेड के लिए टोटल यूनिट सोल्ड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 लाख/8, ठीक है, 4 लाख/8, ये कितना आ गया 50,000। तो एक्स के लिए 50,000, एक्स के लिए भी 50,000, वाई के लिए 90,000, जेड के लिए 50,000। तो टोटल कितना हो गया, टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013 इक्वल टू 50,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000, ये कितना हो गया 1,90,000, ठीक है। ये तो आ गया टोटल। पूछा क्या है, जेड का शेयर। सो शेयर ऑफ जेड इक्वल टू शेयर ऑफ जेड, शेयर कितना, जेड कितना बिका है 50,000, जेड का कितना यूनिट बिका है 50,000 अपॉन टोटल 190,000, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100, ठीक है। तब जो भी कट रहा है काट दो, ये आ गया आपका 500/19, ये जो भी आएगा 1938 127
6.3 अप्रॉक्स में, ठीक है। इतना आपका आंसर हो जाए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। पूछा था सवाल में परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन टोटल यूनिट सोल्ड इन 2013। टोटल यूनिट्स इसका निकाल लिए 50,000 आया, इसका निकाल लिए 90,000 आया, इसका निकाल लिए तो 50,000 आया। तो तीनों को जोड़ दिए 50,000 50,000 1 लाख प्लस 90,000 1,90,000, तो 1,90,000 टोटल सेल्स हो गया। और शेयर ऑफ जेड पूछा है तो 50,000 अपॉन 190,000 इंटू 100, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर, इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाई के लिए हर साल में देखना पड़ेगा कि किस साल सबसे ज़्यादा यूनिट बिका है, ठीक है। तो वाई का पूरा डाटा देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं इस साल कितना बिका है 1.1 लाख, इस साल कितना बिका है 0.7 लाख, इस साल कितना बिका है 0.9 लाख, इस साल कितना बिका है 0.7 लाख, इस साल कितना बिका है 0.7 लाख। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 2011 में बिका है। अब हमको यही चीज़ यहाँ पर लिख के बताना है। तो फॉर वाई इन 2011 टोटल यूनिट सोल्ड, आप इसके ऊपर ना एक फॉर्मूला लिख दो, टोटल यूनिट सोल्ड इक्वल टू, ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े, इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन प्राइस पर यूनिट, ओके। अब आप इसका यूज़ करके हर बार हम लिख सकते हो। इन 2011 टोटल यूनिट सोल्ड इक्वल टू RS 4.4 लाख अपॉन RS 4, यह आ जाएगा 1.1 लाख, ठीक है। इसी तरह इन 2012 टोटल यूनिट सोल्ड कितना हो जाएगा 6 और 4.2 अपन RS 4.2 लाख अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 0.7 लाख। इसी तरह आपको 2013 2014 2015 सबका निकाल के फिर लिखना है एज हेंस वी कैन सी, ओके। हेंस वी कैन सी क्या है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वाला लाइन जितना ज़्यादा लिखेगा उतना अच्छा है। वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, हेंस वी कैन सी वाई सोल्ड द maximum number of units in which year 2011, maximum number of units in 2011 आई मतलब या फिर जो है कितना है 1.1 लाख, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अभी लास्ट क्वेश्चन है ई नंबर, द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल। आपको टेबल में क्या खोजना है, मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट। तो आपको मैक्सिमम यूनिट पर प्राइस खोजना है, मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट खोजना है, उसी तरह मिनिमम भी खोजना है। और उसके बाद क्या बताना है, एक्सीड्स बाय व्हाट परसेंटेज। तो मान लो मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 5 है, तो ये 10 5 से कितना एक्सीड कर रहा है, ठीक है, वो बताना है। कितना एक्सीड कर रहा है 5, पूछा क्या है बाय व्हाट परसेंटेज, ठीक है। तो हमें नीचे क्या रखना है, ये रखना है या ये रखना है, हम बता रहे हैं कि जिससे कंपेयर करते हैं तो एक्सीड्स बोल रहा है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो जिससे अधिक है मतलब इससे अधिक है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। तो नीचे किसको रखेंगे, इसको रखेंगे 5/5 इंटू 100% निकालने के लिए। ये कितना आ गया 100%। तो देख भी रहे हो 5 से 10 100% अधिक है, 5 का 100% कितना होगा 5, तो 5 + 5 10। तो इसी तरह टेबल में खोजना है मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट मिनिमम प्राइस पर यूनिट और उसको घटा देना है। तो टेबल में मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट 9,999, ठीक है। मिनिमम कितना है 3 नहीं है कहीं, तो ये मिनिमम 4, तो 9 और 4 आ गया। तो हम आंसर में लिखेंगे कि किस कंपनी के लिए किस साल मैक्सिमम है, किस कंपनी के लिए किस साल मिनिमम है, ताकि चेक करने वाला तुरंत मैच कर ले, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी कैन सी इन ग्राफ या टेबल, जो भी दिया रहेगा वहाँ पर। अभी टेबल है तो टेबल मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट, मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट इज RS 9 फॉर कंपनी X इन 2015, ठीक है। इसी तरह मिनिमम के लिए लिखना है मिनिमम प्राइस पर यूनिट इज RS 4 Y इन ईयर
11, ठीक है। ये लिख दिए मैक्सिमम कहाँ से मिला, मिनिमम कहाँ से मिला। हमको क्या निकालना है, एक्सीड्स परसेंट, कितना एक्सीड हुआ है। तो लिखेंगे मैक्सिमम एक्सीड्स मिनिमम बाय 5, परसेंटेज एक्सीड इक्वल टू 5/4। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 4 से, इंटू 100% निकालने के लिए। ये कितना आ जाएगा, 125%। 125% क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट तो नहीं है, उसी का अथवा में पूछा हुआ है, बट हम अलग अलग ही कर रहे हैं तो चारों क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखो पाई चार्ट हर साल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेन ये एंगल का खेल होता है, ठीक है। एंगल हर सवाल में पूछ लेता है। तो एंगल निकालने का सबसे बेसिक रूल क्या है कि 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ये पता है ना। ये एंगल जो है पूरा 360 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो परसेंटेज में डाटा है ये कितना होगा, 100% होगा। 100% सबको जोड़ोगे तो 100% होगा, देखो जोड़ के, ठीक है। तो ये 100% हो गया। तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री, 1% इक्वल टू 360/100 हो गया ना। अब जैसे सॉफ्टवेयर का निकालना है तो किससे गुना करेंगे, 12.5 से। एक परसेंटेज के लिए 360/100, तो 12.5% के लिए इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, कितना आएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 90, ये हो गया 2, 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता चला ये कितना एंगल है। ये जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 45 डिग्री कर रहा है। तो एक सवाल इधर, 2 सवाल तो एंगल से रहता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, अब चलो सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है, एक कैलकुलेटर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। उसके लिए हमारा जो कॉस्ट है कैलकुलेटर बनाने में क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा, हार्डवेयर लगेगा, मशीनरी लगेगा, कुछ उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, और मिसलेनियस होगा। सॉफ्टवेयर, R&D, मशीनरी, हार्डवेयर, विविध। मिसलेनियस मतलब विविध, ठीक है। तो कुछ इस पर खर्च होगा, कुछ इस पर खर्च होगा, कुछ इस पर खर्च होगा, कुछ इस पर खर्च होगा। तो उसी को एक सर्कल या फिर पाई चार्ट में बना के यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अब हमको देखना है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल, देखो पहला क्वेश्चन ही एंगल का है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेइंग फॉर द सॉफ्टवेयर। हम लोग एग्जाम्पल में सॉफ्टवेयर वाला सॉल्व कर लिए। सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है। तो समझ में आ गया कैसे करना है। ये लिखना है कि 360 डिग्री, मतलब कि सर्कल में 360 डिग्री होता है, और ये 100% टोटल है। तो 100% इक्वल टू 360, 1% इक्वल टू 360/100, ठीक है। तो लिखेंगे, वी कैन सी इन पाई चार्ट सॉफ्टवेयर, वी कैन सी इन पाई चार्ट दैट सॉफ्टवेयर हैज़ 12.5% कॉस्ट, सो एंगल सबटेंड बाय सॉफ्टवेयर इज 12.5 इंटू 360/100। क्या लिखेंगे, वी कैन सी इन पाई चार्ट या फिर फ्रॉम पाई चार्ट सॉफ्टवेयर हैज़ 12.5% कॉस्ट, या फिर ऑफ टोटल कॉस्ट, it will subtend angle to center of सर्कल या फिर पाई चार्ट इक्वल टू 12.5 इंटू 360/100, ठीक है। दिया जाएगा आपको 45 डिग्री। ऊपर में लिखना है एज 360 डिग्री इक्वल टू 100%, ठीक है। यह हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ऑन विच कॉस्ट ऑफ R&D एंड मशीनरी। तो मशीनरी का और R&D दोनों का कॉस्ट इतना है, ठीक है। दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है। तो हमको पाई चार्ट में देखना है कि दोनों कितना परसेंट कॉस्ट ले रहा है। मशीनरी ले रहा है 22.5%, R&D ले रहा है 22%। तो दोनों मिला के कितना ले लिया, 44.5%, ओके। इतना लिख देना है फ्रॉम पाई चार्ट कॉस्ट ऑन मशीनरी
इक्वल टू 22.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। जितना भी कैलकुलेटर पे कॉस्ट लग रहा है उसका 22.5% मशीनरी लग रहा है। सिमिलरली कॉस्ट ऑन R&D इक्वल टू 22% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। ओके, टोटल कॉस्ट ऑन दिस टू कितना हो जाएगा? 44.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। तो अब हम लोग मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू RS एक्स रुपया है, तो इन दोनों पे कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑन दिस टू इक्वल टू एक्स का 44.5% हो जाएगा ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों में कॉस्ट कितना खर्च हो रहा है, कॉस्ट ऑन दिस टू इक्वल टू RS 127.5। ठीक है, हम पाई चार्ट से हमको पता लग रहा है कि इतना खर्च हो रहा है। सवाल में दिया हुआ है नहीं इतना खर्च हो रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, फिर तो दोनों को बराबर कर दो। 44.5/100 इक्वल टू RS 127.5। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जो भी एक्स आएगा, मान लो कि 150 आ रहा है। ठीक है, तो इतना आ गया मान लो, तो लिख देना है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, तो जो भी एक्स आया है वही पूछा है, तो लिख देना है हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू RS 150। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, मान लो इतना आया कैलकुलेटर का, आप कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर। मार्क प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर इज 24% मोर देन इट कॉस्ट प्राइस। तो जैसे भी मान लो कॉस्ट प्राइस निकाले थे 150 आया था, ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है? जितना हमको 150 रुपये खर्चा लगा बनाने में, तो हम प्रॉफिट के लिए कुछ तो ज़्यादा मतलब इसमें मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर 24% रखा है, तो जैसे कि 150 रुपये इसको लगा बनाने में, इसका 24% ज़्यादा करके ये इसको मार्क प्राइस कर दिया। तो आप दुकान जाते हो कोई चीज़ खरीदने, तो उसके मार्क प्राइस पर ही तो लेते हो MP, मतलब अगर आप कुछ मॉल वगैरह नहीं करें नॉर्मल, तो जितना उसका मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि मार्क प्राइस इसका 24% ज़्यादा है, तो हम कॉस्ट प्राइस 150 निकाले थे, इसका 24% कितना हो जाएगा? 186 हो जाएगा। अरे यार, कॉस्ट प्राइस इतना ही है। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो है 186 दिया हुआ है और 24% दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस उससे निकल जाएगा, 150 आ जाएगा। अब पूछ रहा है वो R&D। ठीक है, R&D पे कितना लगा है? R&D पे हमको पता है 22% लगा है, तो 150 का 22% बता देंगे, 33 इतना R&D पे लगा है। ठीक है, तो इसी को लिख के सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, हमको कुछ नहीं पता है, हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स प्लस 24, एक्स प्लस एक्स का 24%, ये कितना हो जाएगा? 1.24x। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो बताते हैं। एक्स प्लस एक्स का 24/100। ठीक है, इसमें गुना किया इधर, तो कितना हो गया? 100x प्लस 24x/100, ये कितना हो गया? 124x/100। तो इसको लिख सकते हैं 1.24x। तो यहाँ से यहाँ हम डायरेक्ट जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ये बेसिक है। तो ये हो गया 1.24x, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 186। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस इज इक्वल टू, या फिर मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू RS 186। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा फिर से, 1.24x एक्स इक्वल टू 186। तो एक्स कितना आ गया यहाँ से? 186/1.24, जो कि होगा 150 के। ठीक है, एक्स इक्वल टू 186/124, ये एक्स आ गया 150।
तो यहाँ से लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू कितना 150। हमसे इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, R&D का प्राइस पूछा है। तो फिर से लिखना है फ्रॉम पाई चार्ट, इसलिए पाई चार्ट में थोड़ा लंबा हो जाता है। फ्रॉम पाई चार्ट कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ऑन R&D इक्वल टू 22% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। जितना भी कैलकुलेटर पे कॉस्ट है उसका 22% R&D पे लग रहा है, तो इसलिए कॉस्ट ऑन R&D इक्वल टू 150 का 22%, ये कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, इफ द मशीनरी चार्ज ऑफ सिंगल यूनिट 58 रुपया 50 पैसा 58.5 इसका मशीनरी चार्ज है। ठीक है, तो पिछले सवाल में हमसे R&D का पूछा था, इसमें क्या है उल्टा कर दिया है, मशीनरी का चार्ज दे दिया है और मार्क प्राइस 30% मोर। पिछले सवाल में 24% था, यहाँ पे 30%, और इस बार मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, तो पिछले बार से जस्ट रिवर्स कर दिया है। तो मान लो कि इसमें कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस x है। ओके, तो मशीनरी का कितना होगा 22.5% दिया हुआ, इसका इतना आ जाएगा मशीनरी का। इसको इक्वल टू कर देंगे 58.5, तो यहाँ से x आ जाएगा। x का है इसका कॉस्ट प्राइस। अब जाके कॉस्ट प्राइस से 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो जो भी x आएगा, मान लो कि 150 आ गया फिर से। ठीक है, इसमें 30% प्लस कर देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा, और वही पूछा है। ठीक है, तो इसी को लिख के करना है, करते हैं। फ्रॉम पाई चार्ट कॉस्ट ऑन मशीनरी इक्वल टू 22.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर हमें पता नहीं है, लेट कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू RSX। ओके, तो मशीनरी का दिया हुआ है, अभी पहले लिख देंगे सो कॉस्ट ऑन मशीनरी इक्वल टू RSX का 22.5%। ओके, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑन मशीनरी इक्वल टू RS 58.5, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, मेरा पाई चार्ट देखने से ये आ रहा है, सवाल में ये दिया हुआ है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। इक्वल टू RS 58.5, तो ये दोनों कट जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से 58.5 इंटू 5 तो कट गया अपॉन 22.5, दोनों 5 एक दशमलव यहाँ था, एक दशमलव के बाद यहाँ था, तो दोनों दशमलव हटा दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, मान लेते हैं फिर से ये x 150 आया। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास कैलकुलेटर है, हम मान लेते हैं 150 आया। चलो यार सॉल्व भी कर लेते हैं। 25 से 9 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, ये 9 9 छक्के 54, 4 5 45, 9 5 45, ये कितना आ रहा है 130 आ रहा है, नहीं 130 के डबल 260 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 260, तो पहले लिखेंगे शो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू RS 260। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस निकल गया, हमको पूछा है सवाल में मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना था 30% प्लस मार्क प्राइस इज 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ये हमको कहाँ से पता चला, क्वेश्चन से पता चला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकाल देंगे, MP इक्वल टू 260 प्लस 260 का 30%।
आपको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख दो, सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 78। ये कितना आ गया? RS 338। ये हो गया आपका मार्क प्राइस। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे निकालें। ये दिया हुआ था मशीनरी का कॉस्ट 58.5, और हमको पाई चार्ट से पता चला कि 22.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर है। हमको अगर एक कैलकुलेटर पे 100 रुपये खर्च होता है तो मशीनरी पे 22.5 रुपये खर्च होता है। ठीक है, तो हम मान लिए एक्स होता है खर्च, तो उसका 22.5% मशीनरी पे जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 58.5 लगेगा, तो हम दोनों को बराबर कर दिए, वहाँ से एक्स निकाले 260 आया, तो हम लिख दिए कि भैया कॉस्ट प्राइस तो हमारा 260 आ गया। अब बताओ कि तुम सवाल में पूछे क्या हो। सवाल ने पूछा है मार्क प्राइस, और ये बता दिया कि मार्क प्राइस 30% ज़्यादा है, तो हम लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस इज 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस ही बताना था, तो हम निकाल दिए 260 प्लस 260 का 30%, 260 का 30% होता है 78। इसको ऐड कर दिए तो RS 338 आ गया। ठीक है, तो आपका ये डी नंबर भी हो गया। अभी लास्ट है ई नंबर, इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज 20%, इसमें प्रॉफिट है 20% और मार्क प्राइस दिया हुआ है 192। तो वही चीज़ है, यहाँ भी प्रॉफिट ही था 30%। ठीक है, जितना भी हम कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ले रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट ही तो है। हमको बनाने में लग रहा है 100, हम बेच रहे हैं 120 में, तो प्रॉफिट तो हो रहा है 20% का। तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, और मार्क प्राइस 192 दिया हुआ है, मतलब कि सेलिंग प्राइस 192 है। तो आपको पता है कि जितना कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो हमको नहीं पता है, हम मान लेंगे कैलकुलेटर का कॉस्ट एक्स है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पूछा है कि मिसलेनियस पे कितना लगता है, तो हम कॉस्ट मान लो कि 100 है कैलकुलेटर का कॉस्ट। ठीक है, मिसलेनियस पे लगता है 17%, तो कितना लग रहा है? 17 रुपये लग रहा है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेटर का कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद उस पर 17% से गुना कर देंगे, तो हमको मिसलेनियस का चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू RSX। हम बार बार एक्स मान लेते हैं, हमको शॉर्टकट में नहीं जाना है, हमको स्टेप्स दिखाना है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। ठीक है, क्वेश्चन में मार्क प्राइस भी गिवन है, मार्क प्राइस इक्वल टू RS 192। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, या फिर आप एक बीच में फॉर्मूला भी डाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू मार्क प्राइस। अभी हम कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स है, प्लस एक्स का 20% इक्वल टू RS 192। तो उस टाइम बताए थे, इसको सीधा सीधा 1.2x लिख सकते हैं, तो यहाँ से x आ जाएगा 160। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इक्वल टू RS 160। हमको हर सवाल में क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस ही निकालना था, क्योंकि जो सर्कल है, जो पाई चार्ट है, उसमें कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज दिया हुआ है। अगर कैलकुलेटर पे 100 रुपया लग रहा है तो इस पर कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा, तो इसलिए हर सवाल में कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ रहा है। पिछले बार जो टेबल था उसमें हर सवाल में यूनिट्स कितना बिका है वो निकालना पड़ रहा था। तो यही एक दो तीन चीज़ है, उसमें से दो चीज़ें दी रहेगी, एक चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हर सवाल में वही आपसे पूछते रहेगा, कभी प्रॉफिट परसेंट में, कभी लॉस में, कभी एवरेज में, कभी रेशियो में, कुछ से कुछ करके। तो यहाँ पर पूछा था मिसलेनियस पे चार्ज। ठीक है, तो मिसलेनियस पे देखो फिगर में कितना दिया हुआ है, 17.5% दिया हुआ है। ठीक है, तो 17.5 से इसको गुना कर देते हैं। पहले लिखेंगे फ्रॉम पाई चार्ट, कहाँ से पता चल रहा है आपको 17.5 लगा है? पाई चार्ट से, तो लिख दीजिए सीधा सीधा फ्रॉम पाई चार्ट, फ्रॉम पाई चार्ट कॉस्ट ऑन मिसलेनियस। जब ये सब लिखते हैं तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखें, जब वहाँ दिया हुआ है प्रॉपर स्पेलिंग तो आप गलती ना करें इसमें। ठीक है, 17.5 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर। तो पाई चार्ट भैया बोल रहे हैं कि 17.5% लगता है, हमको कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर पता है कितना है, 160। ठीक है, 160 का 17% कितना हो जाएगा? नहीं, 17.5, तो सो कॉस्ट ऑन मिसलेनियस चार्ज
इक्वल टू RS 160 इंटू 17.5% या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, जितना भी आएगा, जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा। तो 2 सवाल देख लिया हमने, दोनों सवाल आसान थे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 फैमिली का कंपैरिजन करना है, फैमिली 1 फैमिली 2, ठीक है। यहाँ भी पाई चार्ट की तरह मिलता जुलता है, पाई डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ भी एक दो एंगल का सवाल तो पूछेगा। बाकी फैमिली 1 का एनुअल इनकम है 4 लाख, फैमिली 2 का है 5 लाख, तो इसी से सारा सवाल होना है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसका 4 लाख है, इसका 5 लाख है, कन्फ्यूजिंग नहीं करना है, इसका 5 इसका 4 नहीं कर देना है, ठीक है। तब इस परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें 4 लाख इसका एनुअल इनकम है, 12% एजुकेशन पे खर्च करता है, तो कितना खर्च किया एनुअल एजुकेशन पे, कितना खर्च हुआ 48,000। ये कितना किया एजुकेशन पे, 5 इंटू 8 40,000 किया ना। 5 लाख कमाता है, एजुकेशन पे 8% खर्च करता है, 5 लाख का 8% कितना हुआ 40,000 हुआ, 4 लाख का 12% कितना हुआ 48,000 हुआ। इसी इन्हीं सब पे कुछ कुछ सवाल होंगे, तो देखते हैं क्या सवाल है। पहला सवाल है हाउ मच लेस और मोर, हमको नहीं पता मोर है या लेस है, आपको बताना है। अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन, जो एग्जांपल देखते हैं उसी पे सवाल दे देता है। बाय फैमिली 2 एज कम्पेयर टू फैमिली 1, ठीक है। एज कम्पेयर टू फैमिली 1, परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम, फैमिली 1 से कंपेयर करना है। तो फैमिली 1 का निकाले थे, कितना आया था 48,000, और फैमिली 2 का कितना आया था 40,000। तो आप बताओ कि फैमिली 1 ज़्यादा कमा रहा है या फैमिली 2 ज़्यादा कमा रहा है, सॉरी फैमिली 1 ज़्यादा खर्च कर रहा है एजुकेशन पे या फैमिली 2 कर रहा है, फैमिली 1 कर रहा है। तो हाउ मच लेस और मोर अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन बाय फैमिली 2 8,000 कम खर्च कर रही है एजुकेशन पे एज कम्पेयर टू फैमिली 1। किससे कंपेयर करना है, फैमिली 1 से। तो फैमिली 1 48,000 कमा रहा है, फैमिली 1 48,000 खर्च कर रहा है एजुकेशन पे, फैमिली 2 40,000 खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। तो ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सही से नहीं पढ़ने से सवाल गलत हो जाता है। हाउ मच लेस और मोर, ठीक है। तो लेस, फैमिली 2 लेस खर्च कर रहा है, कम कितना कम या अधिक, कम खर्च कर रहा है, ये 48,000 खर्च कर रहा है, फैमिली 2 40,000 खर्च कर रहा है। तो फैमिली 2 फैमिली 1 के मुकाबले या अपेक्षा 8,000 कम खर्च कर रहा है, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फैमिली 1 is to spends मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन फूड एंड हाउ मच, तो फूड का पूछा है इस बार। तो फूड पे ये 38% करता है, 4 का 38% कितना हो जाएगा, और ये 5 का 33% करता है। तो 5 का 33% तो 165 हो जाएगा, 4 का 38 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि फैमिली 2 ज़्यादा खर्च कर रहा है फूड पे, फैमिली 2 खाने पे ज़्यादा खर्च करता है, पढ़ने पे कम खर्च करता है। तो यही दिया है, स्पेंड्स मोर अमाउंट ऑफ मनी, तो फैमिली 2 ज़्यादा खर्च करता है और कितना, ठीक है, इतना ही बताना है। तो 165,000 माइनस 152,000 इतना आ गया 13,000, ठीक है। 13,000 फैमिली 2 ज़्यादा खर्च करता है फूड पर। अब है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी स्पेंड बाय फैमिलीज 1 एंड 2 ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे फैमिली 1 कितना खर्च कर रही थी 48,000, फैमिली 2 कितना खर्च कर रही थी 40,000, दोनों का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये हो गया प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये तीनों सवाल जल्दी से लिख लेते हैं। ओके, तो जब दिया है क्वेश्चन में एजुकेशन का पूछा है तो आपको लिखना है फ्रॉम पाई डायग्राम या पाई चार्ट, जो भी लिखना है। फैमिली 1 स्पेंड्स 30 कितना था 12% ऑन एजुकेशन, फैमिली 2 स्पेंड नहीं, फैमिली 1 का एनुअल इनकम कितना है 4 लाख, ठीक है।
सो फैमिली वन spent money spent on education by family वन इक्वल टू 4 लाख का 12% इक्वल टू 48,000। ठीक है। सिमिलरली फॉर फैमिली टू कितना है, पाई डायग्राम से कितना पता चल रहा है, स्पेंट ऑन एजुकेशन इक्वल टू 8%, एनुअल इनकम 5 लाख। सो मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन बाय फैमिली टू इज 5 लाख का 8%, कितना हो जाएगा ये 40,000। ठीक है। उसके बाद लिखना है सो फैमिली वन, बट क्वेश्चन में पूछा था फैमिली टू कितना कम या ज़्यादा कमाती है, तो ऐसे लिखना है फैमिली टू कितना कम खर्च करती है, कितना ज़्यादा खर्च करती है। फैमिली टू स्पेंड Rs 8,000 लेस मनी ऑन एजुकेशन। ठीक है। तो जो थर्ड नंबर सवाल था उसमें भी आपको यही करना था, थर्ड नंबर नहीं सी नंबर है, दोनों का एजुकेशन पे खर्च निकालेंगे। उसके बाद सो रेशियो या प्रोपोर्शन जो भी है 48,000 40,000 ये 6:5 हो जाएगा। ठीक है। तो दो सवाल में सेम चीज़ करना था, उसमें डिफरेंट निकालना था कितना कम या ज़्यादा खर्च करती है फैमिली टू, इसमें प्रोपोर्शन निकालना था। तो ए और सी हो गया। बी में पूछा था कि कितना ज़्यादा खर्च करती है फूड पर, तो सेम यही पैटर्न रहेगा, फूड का आपको परसेंटेज दिखाना है और कितना खर्च कर रही है फूड पर, सेम फूड पर दोनों फैमिली का निकालना है और लास्ट में लिख देना है। सवाल ने पूछा था क्या, कौन सी फैमिली ज़्यादा खर्च करती है और कितना खर्च करती है, स्पेंड्स मोर अमाउंट। तो लिखना है कि फैमिली टू ज़्यादा खर्च करती है, फैमिली टू स्पेंड्स मोर देन फैमिली वन ऑन फूड बाय 165,000 माइनस 152,000 इक्वल टू 13,000। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब बच रहा है दो सवाल, तो दोनों सवाल देख लेते हैं क्या है। डी है व्हाट वुड बी द एंगल, देखो एंगल आ गया। सेंटर ऑफ पाइडाग्राम ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग बाय फैमिली वन, फैमिली वन का हाउसिंग, फैमिली वन का हाउसिंग, फैमिली वन का हाउसिंग कितना है 19%, तो 100% इक्वल टू 3 डिग्री 360 डिग्री, 1% इक्वल टू 360/100। तो हाउसिंग का 19% है तो 19 से गुना कर देना है, तो जो भी आएगा वो आपका एंगल हो जाएगा डिग्री में। ठीक है। तो यही चीज़ आपको लिखना है वहाँ पर कि फ्रॉम पाई डायग्राम एंगल परसेंटेज ऑफ हाउसिंग ऑफ फैमिली वन इक्वल टू 19%, 100% इक्वल टू 360, 1% इक्वल टू 360/100। ठीक है। सो हाउसिंग का कितना परसेंट हो जाएगा, सो एंगल सबटेंड बाय हाउसिंग इक्वल टू 19 इंटू 360/100। ठीक है। ये जो भी आएगा सॉल्व करके वो हो जाएगा आपका एंगल। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच मनी हैज़ बीन स्पेंट बाय फैमिली वन एंड फैमिली टू टुगेदर ऑन मिक्स्ड आइटम्स। तो फैमिली वन का निकालना है, फैमिली टू का निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। क्या पूछा, टुगेदर, दोनों परिवारों वन एवं टू द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितना धन मिश्रित मदों पर व्यय किया गया है। तो मिक्स्ड पे कितना खर्च किया गया है, 31% ये किया, 32% ये किया है। तो 4 लाख का 31%, 5 लाख का 32%, दोनों को जोड़ देना है। 124 प्लस 160 तो 284,000। ठीक है। यहाँ पे लिखना है फ्रॉम पाई डायग्राम कॉस्ट मनी स्पेंट ऑन
जैसे इस एजुकेशन का निकाले, जैसे फूड का निकाले, वैसे इसका भी निकालना है। मनी स्पेंड ऑन मिक्स्ड इक्वल टू 31%। इसका एनुअल इनकम 4 लाख। ये फैमिली वन के बारे में है। सिमिलरली फैमिली टू का निकालना है। ठीक है, ये कितना था, 32% और 5 लाख था। दोनों को जोड़ देना है। इसका आएगा 124, इसका आएगा 160। ठीक है, तो ये आ गया 284,000। तो फिर लास्ट में लिख देना है, सो मनी स्पेंट ऑन मिक्स्ड आइटम्स बाय फैमिली वन एंड फैमिली टू टुगेदर, इक्वल टू RS 284,000। ये हो गया आपका तीसरा सवाल ख़त्म। अब आता है लास्ट सवाल, फोर्थ। इसमें सिंपल बार ग्राफ दिया हुआ है, सबसे सिंपल यही होता है। बट सिंपल तो होता है, बट कभी कोई देखने में गलत कर देते हैं। ठीक है, इसका जगह इसको देख लेते हैं, इसकी जगह इसको देख लेते हैं, तो वो नहीं करना है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है और हर साल टैक्स कलेक्शन कितना है वो दिया हुआ है। ठीक है, करोड़ में दिया हुआ है। तो पहला सवाल है, हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज, फिर से वही परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड इन 22 to 21 एज कम्पेयर टू 2018-19। तो इसमें जितना टैक्स रजिस्टर हुआ, टैक्स कलेक्शन इसमें इतना हुआ और इसमें कितना हुआ। ठीक है, दोनों में फिर डिक्रीज बताना है, परसेंटेज डिक्रीज। तो आपको दिख रहा है कि इसमें कम हुआ है, तो आपको लिखना है वहाँ पर, इन दिस ईयर टैक्स वाज कलेक्टेड इक्वल टू दिस, इन दिस ईयर टैक्स वाज कलेक्टेड इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद देखना है डिक्रीज। तो 716 माइनस 431 इतना का डिक्रीज हुआ है, और परसेंटेज डिक्रीज। तो कंपेयर किससे करें, इस साल से, तो नीचे क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। तो पहला सवाल यही है, इसी तरह से लिखना है, इन 2018-19 टैक्स कलेक्शन वाज RS 1716 करोड़। सिमिलरली इन 2020-21 टैक्स कलेक्शन वाज RS 431 करोड़। तो डिक्रीज इन टैक्स कलेक्शन इक्वल टू 716 माइनस 431, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ से 6 माइनस 2, ये हो गया 6 माइनस 4 2, 285/716 इंटू 100। अब ये जो भी आएगा सॉल्व करके वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज। इस बार डिक्रीज पूछा था, इस बार इंक्रीज पूछा है। 2017-18 से कंपेयर किससे करें, 2016-17 से। तो 2016-17 में इतना हुआ था, 2017-18 में इतना हुआ है। ठीक है, तो अभी सेम जिस तरह से लास्ट टाइम लिखा था वैसे लिखना है, इसका लिखना है, इसका लिखना है, फिर लिखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो इससे इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो 533 माइनस 271 इतना करेंगे तो हमको इंक्रीज मिल जाएगा। इतना करोड़ ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है इस साल। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। ठीक है, हमको इंक्रीज दिखाना है। तो 262 तो इंक्रीज हुआ है, किससे कंपेयर करें, 271 से, इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब है सी नंबर, बी नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम इसी तरह से लिखना है, और परसेंटेज डिक्रीज की जगह परसेंटेज इंक्रीज करना है। सी नंबर है आपका, ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड एज कम्पेयर टू इट प्रीसीडिंग ईयर। मतलब जैसे ये इस साल का है और ये पिछले साल का था, तो बोल रहा है कि किस साल में, इस जैसे कि इससे इसका निकालेंगे, फिर और कोई साल होगा इससे इसमें इतना बड़ा होगा, जस्ट प्रीसीडिंग मतलब पिछले वर्ष। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो हम देखेंगे पहले कि इंक्रीज किस में हुआ है। ठीक है, जब ये ग्राफ दिया है उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप हर साल का निकाल लो, ये पिछला साल है, ये इस साल का निकाल दो, इस साल का निकाल दो,
इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 साल का निकालना है। उसके बाद बता देना है कि इस साल ज़्यादा हुआ है, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। बट हम उतना नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, हमको यहाँ से दिख रहा है कि इसमें डिक्रीज हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ है, ये दोनों तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर देखो इसमें भी डिक्रीज हुआ है, तो ये तीनों कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर कौन सा करना है, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट इन इंक्रीज टैक्स कलेक्शन वाज इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली फॉर दिस 3 years। विच 3 years? 1 this year, 2 this year, 3 this year। ठीक है, टैक्स कलेक्शन सिर्फ 3 साल ही बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। टैक्स कलेक्शन वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स या फिर प्रीसीडिंग ईयर इन ओनली दिस 3 years। जो साल भी था लिख देना है, 2014-15 किसमें है, 16-17 से 17-18, 17-18 से 18-19, और लास्ट है 2020। बराबर हो गया। लास्ट है 2019-20 से 2020-21। ठीक है, तो अब इसमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, इसमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, इसमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज इस तरह से निकालना है, दोनों का लिख देना है, इतना इसमें हुआ, इतना इसमें हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ और परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, तो इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको नीचे लिखेंगे, फिर तीनों को निकाल कर दिखा देंगे कि मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज किस में हुआ है। समझ में आ रहा है? इसमें आया मान लो 12%, इसमें आया 5%, इसमें आया 13%। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में हुआ, इसमें हुआ, तो फिर लास्ट में लिख देना है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज हैपेंस ड्यूरिंग दिस ईयर टू दिस ईयर। ठीक है, और इसके बाद फिर 3 सवाल हो गया। लास्ट डी नंबर है, फ्रॉम दिस टू दिस व्हाट इज द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स। सबसे आसान 2014-15 से 2020-21 तक एवरेज निकालना है, सबको जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7, इसको लिख देना है। सब साल का लिख देना है, इन 2014-15 में इतना हुआ था। ठीक है, 15-16 में इतना हुआ था, 17-18 19-20-21 करके, फिर इसको लिख देना है एवरेज इक्वल टू टोटल सम कर लो, मान लो 1200 आ रहा है अपॉन 7। तो ये जो भी आएगा सॉल्व करके वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आपको ये लिखना है फ्रॉम ग्राफ इन दिस ईयर इतना कलेक्शन, इन दिस ईयर इतना कलेक्शन इन करोड़। ठीक है, ये यूनिट वगैरह नहीं बोलना, तो करोड़ में जो भी एवरेज आएगा वो कितना आएगा, करोड़ आएगा। लास्ट है इसका, ड्यूरिंग विच 2 consecutive ईयर्स परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज मिनिमम। ये सेम सवाल हो गया, यहाँ पर इंक्रीज पूछा था, यहाँ पर डिक्रीज पूछा है, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा था, यहाँ पर मिनिमम पूछा था। किस 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम था। ठीक है, तो हम फिर से वही करेंगे, हमको ग्राफ से देख के पता चलेगा कि किसमें, पहले तो देखेंगे किसमें डिक्रीज हुआ है, तो जिस लास्ट टाइम जिसमें जिसमें इंक्रीज हुआ था उसको छोड़ देंगे। तो इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है और इसमें डिक्रीज हो रहा है, 1 2 3। तो सेम टैक्स कलेक्शन वाज डिक्रीज्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर इन ओनली दिस 3 year। तो जो भी 3 साल था वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सबका निकाल देना है कि इससे इसमें इतना डिक्रीज हुआ, इससे इसमें इतना डिक्रीज हुआ, इससे इसमें इतना डिक्रीज हुआ। तो सबसे कम कितना डिक्रीज हुआ, अभी इस हिसाब से देखें तो 5 होगा, तो लिख देना है इन दिस टू दिस ईयर मिनिमम परसेंटेज डिक्रीज इन टैक्स कलेक्शन हैपेंड। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स इस साल के कंपेयर, इसके कंपेयर में इस साल 18-19 से कंपेयर में 2020-21 में कितना डिक्रीज हुआ था। इसमें 2716 है, इसमें 431 है, दोनों को घटा दिए और किससे कंपेयर करें, इससे कर रहे हैं।
ठीक है, परसेंटेज पूछा था, 100 से गुना कर दिए। बी में है इससे इस साल में, तो सेम यही चीज़ लग जाएगा, बट इस साल के कंपेयर में करना है। सी में हर साल का निकालना है, मतलब जिसमें इसमें इंक्रीज हो रहा है, और फिर बताना है किसमें मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है। यही चीज़ ई में भी है, हर साल का निकालना है जिसमें डिक्रीज हो रहा है, और बताना है किसमें मिनिमम डिक्रीज हो रहा है। और इसमें तो सीधा सीधा एवरेज पूछ लिया है। ये 4th नंबर भी हो गया। तुम्हारा पहला 69th का पेपर हो गया ख़त्म। 69th BPSC मेंस पेपर 1 सेक्शन 3 हम लोग कर लिए हैं सॉल्व। हम इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में ज़्यादा लिखे नहीं, बट हम समझाते हैं हिंदी में। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा पहला वीडियो है। सब्सक्राइब का स्पेलिंग भी सही लिखे हैं कि नहीं पता नहीं, सही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा लोगों तक जाए तो हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा, तो हम और भी वीडियो लाएंगे। बाकी DI वाला पार्ट हम पूरा कवर करेंगे जल्दी, स्टेटिस्टिक्स वाला, ठीक है। 69th हो गया, 68, 67, 66, 65 तक मोस्टली, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यही सब पैटर्न है, यही रिवाइज करना है। प्रॉफिट परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, यही सब करना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।